अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको पंजाब कॉलेज शाहदरा की ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 है। और लेक्चर नंबर 4 में हमने जो टॉपिक अंडरस्टैंड करना है वो है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, इस वीडियो में आप जो सीखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें से एमसीक्यू भी आ रहा होता है, तो हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव में ही प्रिपेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे। कोलिजन, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन को अंडरस्टैंड करने से पहले, इसका आपको बताने से पहले आपको कोलिजन का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म कोलिजन। एक तो हम लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोलिजन का वर्ड यूज़ करते हैं और कोलिजन का मतलब हम लेते हैं टकराव, कि जब दो बॉडीज़ आपस में टकराती हैं तो डैट इज़ नोन एज कोलिजन। बट साइंस में और पर्टिकुलरली फिज़िक्स में कोलिजन का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कोलिजन को फिज़िक्स में हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि इंटरेक्शन ऑफ बॉडीज़ व्हेन दे कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, कि दो बॉडीज़ का आपस में इस तरह से टकराना, दो बॉडीज़ का आपस में इस तरह से मिलना कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकें, डैट इज़ नोन एज कोलिजन। तो कोलिजन की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। यहाँ पे अभी आपके सिलेबस में कोलिजन की दो टाइप्स डिस्कस की गई हैं, नंबर 1 इलास्टिक कोलिजन एंड नंबर 2 इन इलास्टिक कोलिजन। तो हमें इन दोनों में जो डिफरेंस है वो अंडरस्टैंड करना है और फिर एक पर्टिकुलर केस हमारे पास आएगा, उस पर्टिकुलर केस में इन दोनों टाइप के कोलिजन्स को हमने अंडरस्टैंड करना है। तो बच्चों, ये इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो एक छोटी सी एक्टिविटी से इसको हम स्टार्ट कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई एक टेनिस बॉल है, अब मैं इस बॉल को इधर से थ्रो कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मेरे सामने कोई एक और स्टूडेंट खड़ा है, उसके पास भी सेम आइडेंटिकल टेनिस बॉल है। अब मैं जिस वक्त इधर से बॉल को थ्रो कर रहा हूँ तो वो स्टूडेंट दूसरी साइड से बॉल को मेरी तरफ थ्रो कर रहा है। तो आप देखेंगे कि हम दोनों बॉल्स को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ थ्रो करेंगे। तो जब बॉल्स की वेलोसिटी होगी उसके मुताबिक बॉल की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी बन रही होगी, तो दोनों बॉल्स की कुछ ना कुछ वेलोसिटीज एंड काइनेटिक एनर्जीज होंगी। अब बाय चांस ये होता है कि दोनों बॉल्स जब आ रही होती हैं तो वो रास्ते में आपस में टकरा जाती हैं, वो आपस में कोलाइड कर जाती हैं। हम देखते हैं कि जब वो बॉल्स आपस में कोलाइड करती हैं तो आफ्टर द कोलिजन दे रिबाउंड, टकराने के बाद वो दोनों बॉल्स वापस पलटती हैं। बट हम देखेंगे कि उनकी वापस पलटने की वेलोसिटी वो उनके एक दूसरे की तरफ आने की वेलोसिटी से डेफिनेटली कम होगी। सबसे पहली जो चीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे ना वो ये होगी कि जब वो दोनों बॉल्स आपस में टकराएंगी तो टकरा के वो वहीं पे नीचे गिर जाएंगी, वो उस पॉइंट तक वापस नहीं पहुंचेंगी जिस पॉइंट से उन्हें थ्रो किया गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी रिबाउंड की वेलोसिटी उनकी थ्रो की वेलोसिटी से बहुत कम होगी, यानी जब वो टकरा के वापस पलटेंगी तो वो बहुत कम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होंगी। तो जब बच्चों उनकी वेलोसिटी कम होगी, टकराने से जब उनकी वेलोसिटी कम होगी तो इसका मतलब कि टकराने से पहले उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, बट जब वो बॉल्स आपस में टकराई और टकरा के जब वो वापस पलटी तो टकराने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। तो ये जो चीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे उसको अगर हम लोग साइंटिफिकली डिस्क्राइब करें तो हम कहेंगे कि बॉल्स की टकराने से पहले वेलोसिटी और बॉल्स की टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, बट जब बॉल्स का आपस में कोलिजन होता है, बॉल्स आपस में टकराती हैं तो टकराने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज कर जाती है और टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी भी डिक्रीज कर जाती है। तो अब ये वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी क्यों डिक्रीज करी है? बिकॉज ऑफ द कोलिजन। तो ये जो कोलिजन है कि जिसमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती,
या एक ऐसा कोलिजन जिसमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लॉस कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, दैट कोलिजन इज नोन एज इनइलास्टिक कोलिजन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन को डिफाइन करते हैं। A collision in which kinetic energy of system is not conserved, एक ऐसा कोलिजन जिसमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे, सेम ना रहे, उसको हम लोग नाम देंगे इनइलास्टिक कोलिजन का। तो आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज लॉस्ट। तो हम इसकी एक और डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, और अ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज लॉस्ट, एक ऐसा कोलिजन जिसमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है, उस कोलिजन को हम लोग नाम देंगे इनइलास्टिक कोलिजन का। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखा है, टोटल एनर्जी नहीं लिखा हुआ, और फिर यहाँ पे मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखा हुआ है। ये मैं आप लोगों को जो एग्जांपल बता रहा हूँ, अब उसमें मैं कह रहा हूँ कि जी दो बॉल्स आपस में टकरा रही हैं, तो मेरा जो सिस्टम है वो उन दोनों बॉल्स पर मुश्तमिल है, मेरा जो सिस्टम है वो उन दो बॉल्स पर मुश्तमिल है। तो अब उन दोनों बॉल्स की टकराने के बाद जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, और वो टकराने के बाद सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है उससे डिक्रीज कर जाएगी। तो एक ऐसा कोलिजन जिसमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, दैट इज नोन एज इनइलास्टिक कोलिजन। अब ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास जितने भी प्रैक्टिकल कोलिजन्स होते हैं, ऑल प्रैक्टिकल कोलिजन्स आर इनइलास्टिक। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑल प्रैक्टिकल कोलिजन्स आर इनइलास्टिक। हमारे पास जितने भी प्रैक्टिकल कोलिजन्स होते हैं, रियल लाइफ में जितने भी कोलिजन्स होते हैं वो हमारे पास इनइलास्टिक होते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इनइलास्टिक कोलिजन में जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है वो रिड्यूस क्यों कर जाती है? वाई द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, वाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज लॉस्ट इन इनइलास्टिक कोलिजन। जब इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस क्यों कर जाती है, वो डिक्रीज क्यों हो जाती है? तो बच्चों इसका आंसर हम लोग इस तरह से करते हैं कि जब बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं तो हम जानते हैं कि उनके टकराने से साउंड प्रोड्यूस होती है, तो साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उस काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब बॉडीज आपस में टकराती हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की सरफेस के ऊपर स्लाइड करते हुए मूव करते हैं, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। तो पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन, और जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का कुछ थोड़ा थोड़ा हिस्सा मजीद आगे 3 डिफरेंट टाइप की एनर्जीज में कन्वर्ट होता है, तो सिस्टम की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाती है, वो लॉस कर जाती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी ड्यूरिंग द कोलिजन, during the collision part of kinetic energy is number 1 used in doing work against friction,
जब बॉडीज के दरमियान फ्रिक्शन आती है तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में यूज हो रहा होता है। नंबर 2, पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, और इसका थर्ड पार्ट हम लिखते हैं पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो अगर आप गौर करें तो ये तीनों भी हमारे पास एनर्जी की ही एक शक्ल है। तो जब ये काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा इन तीनों एनर्जीज में जाएगा तो इसका मतलब हमारे सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बच्चों क्या कर जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इन तीनों एनर्जीज को इकट्ठा कर लूँ, ऐड कर लूँ, और सिस्टम की जो बाकी काइनेटिक एनर्जी बच रही है उस काइनेटिक एनर्जी में इन तीनों एनर्जीज को ऐड कर दूं तो मैं देखूंगा कि सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहेगी। मतलब कि इन इलास्टिक कोलिजन में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होगा, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओबे नहीं होगा। यानी सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी बट सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में फर्क है। जब मैं टोटल एनर्जी बोल रहा हूं तो उसमें ये तीनों एनर्जीज भी शामिल हैं, लेकिन जब मैं काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूं तो उसमें ये तीनों एनर्जीज शामिल नहीं है। तो इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इन इलास्टिक कोलिजन ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन नंबर 1, टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इन इलास्टिक कोलिजन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन दोनों को ओबे कर रहे हैं। जो हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन है वो उसमें टोटल एनर्जी कांस्टेंट रह रही है और उसमें सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अभी इसमें हम देखते हैं जी बिहेवियर ऑफ अ बाउंसिंग बॉल, बिहेवियर ऑफ अ बाउंसिंग बॉल। अब अगर आपको एक बॉल दी जाए, हार्ड बॉल, जिससे हम लोग क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, और आप इसको ग्राउंड के ऊपर, आप इसको जो है वो मट्टी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर आप इसको ड्रॉप करें तो आप देखेंगे, ये मैंने रफ सरफेस बना दिया जी, रफ नहीं बनानी, इस तरह से बना लें आप। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मेरे पास बॉल है, जब आप इसको नीचे फेंकते हैं तो ये बॉल इधर टकराती है और टकरा के लेट्स सपोज ये यहाँ तक रुकती है। जिस हाइट से इस बॉल को ड्रॉप किया गया था, जब ये बॉल वापस उस हाइट तक नहीं आ रही तो फिर यहाँ पे जो कोलिजन है वो हम लोग कहते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये इसका बिहेवियर हम इस तरह से डिस्कस करते हैं या इस तरह से बताते हैं कि आपने जब एक हार्ड बॉल को ग्राउंड के ऊपर ड्रॉप किया तो अगर वो बॉल ज़मीन से टकरा के अपनी इनिशियल हाइट तक वापस नहीं आई बल्कि वो उससे पहले ही कहीं रुक गई है, तो ये बच्चों जो मेरे पास कोलिजन होगा, दिस इज नोन एज इन इलास्टिक कोलिजन। अब जैसे हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन है, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास आगे आ रहा होता है इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन में सबसे पहली चीज जो आपने नोट करनी है, इलास्टिक कोलिजन में सबसे पहली चीज जो आपने नोट करनी है वो हमारे पास क्या है, इन एन आइडियल केस। इसको आपकी बुक में भी डिफाइन किया गया है, इन एन आइडियल केस when no kinetic energy of the system is lost, is called elastic collision, is called elastic collision। एक ऐसा कोलिजन जिसमें सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी
कांस्टेंट रहती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी मजीद आगे किसी भी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। टकराने से पहले सिस्टम की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी, टकराने के बाद भी सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी वही रहती है। तो इस कोलिजन को हम लोग नाम देते हैं इलास्टिक कोलिजन का। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है आइडियल केस। तो मतलब रियल लाइफ में इस तरह की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि जब भी बॉडीज आपस में टकराएंगी तो कम से कम साउंड तो ज़रूर प्रोड्यूस होगी। तो सिस्टम की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ डिक्रीज हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे हम उसको इग्नोर करके अपने सिस्टम को आइडियल सिस्टम मान के फिर ये वाला केस बना रहे होते हैं। तो इसमें फिर हम लोग मजीद इसको डिस्कस नहीं कर रहे होते, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी वो कन्वर्जन इसमें नहीं आ रही होती। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ज़रूर लिखते हैं कि ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन, ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन टोटल एनर्जी of system and total momentum of system remains constant। तो अभी इस टाइप के कोलिजन में भी जो दोनों लॉज हैं कंजर्वेशन के वो ओबे हो रहे होते हैं कि सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है और जो टोटल मोमेंटम है वो सेम रहेगा। तो आपने बेटे ये देखा कि दोनों टाइप के कोलिजन्स के अंदर जो एनर्जी और मोमेंटम है ये कांस्टेंट रहेंगे, ये सेम रहेंगे। मतलब ये जो टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये दोनों ओबे होंगे दोनों टाइप के कोलिजन में। तो अभी यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं बिहेवियर ऑफ बाउंसिंग बॉल, कि अगर अभी आप क्या करते हैं, वही आपके पास बॉल है, हार्ड बॉल है आपके पास, और आप उस हार्ड बॉल को एक मार्बल फ्लोर के ऊपर ड्रॉप करते हैं इस तरह। ये अभी जी मेरे पास यहाँ पे लिखूंगा मैं ग्राउंड ही, बट है मेरे पास मार्बल फ्लोर। तो आप देखेंगे कि जिस हाइट से आप लोग बॉल को ड्रॉप कर रहे होते हैं, ये बॉल जब ज़मीन के साथ टकराता है तो टकरा के ऑलमोस्ट उसी हाइट तक वापस आ जाता है। तो ये जो मेरे पास कोलिजन होगा, ये जो कोलिजन है कि जिसमें बॉल तकरीबन उसी हाइट तक वापस आ रहा है, दिस कोलिजन इज नोन एज द इलास्टिक कोलिजन। बच्चों बॉल वापस उसी हाइट तक क्यों आता है? क्योंकि जिस वेलोसिटी के साथ वो नीचे आ रहा होता है, टकराने के बाद उसी वेलोसिटी के साथ वो ऊपर जाएगा, तो ऑलमोस्ट उसी लेवल तक वापस चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये पॉइंट एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि दोनों टाइप के कोलिजन में टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम सेम रहते हैं सिस्टम के। ये वाला जो बिहेवियर ऑफ बाउंसिंग बॉल मैंने आपको बताया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है बच्चों आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।